हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट लेक्चर में जो है पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिड्यूस्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। एटम्स हम चैप्टर को लेके चल रहे थे और अब हम उसी के आगे एक्सरेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब समय ना नष्ट करते हुए अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक्सरेज एक्सरेज की खोज किसने की थी? एक्सरेज की खोज प्रोफेसर विलेम कोनार्ड रॉन्टेंगन ने की थी। ठीक, इनको हम शुरू शॉर्ट में जो है किसको कहते हैं, नाम इसके देते विलियम विलियम रॉन्टेगन ने इसकी एक्सरेज की खोज की थी। और एक्सरेज की खोज कैसे हुई? जो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो कैथोड रेज होती हैं, वो हाई मोल्टिंग पॉइंट वाले किसी मेटल से जब टकराते हैं जिसका कि एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा हो और हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, तो उससे एक प्रकार की रेज निकलती हैं। और इस रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लाइट रेज से मिलती हुई हैं, या ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलती हुई हैं। तो इन रेज का नाम इन्होंने एक्सरेज दिया। ठीक, तो अब एक्सरेज दो तरह की होती हैं, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज कहलाती हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होती है मतलब उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक, एक्सरेज की वेवलेंथ अगर हम देखें तो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, तो अब हमने इसी तरह से इसको डिवाइड किया हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज में। हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज मतलब जिनकी एनर्जी ज्यादा हो, सॉफ्ट एक्सरेज माने जिनकी एनर्जी कम हो। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी होती है फोटोन की एससी अपॉन लैम्डा, यानी जिसकी लैम्डा कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो सॉफ्ट एक्सरेज की क्या होगी? लैम्डा ज्यादा होगी, लैम्डा मोर देन 4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक, और हार्ड एक्सरेज की क्या होना चाहिए? हार्ड एक्सरेज की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, यानी इसकी लैम्डा कम होना चाहिए। तो इन ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम होती है इनकी हार्ड एक्सरेज की। ठीक, तो दो तरह की एक्सरेज
होती हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग। एनर्जी के अकॉर्डिंग, और एनर्जी या को हम अलग चीजों में भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और इसमें वेवलेंथ भी कह सकते हैं। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? हार्ड एक्सरेज की होगी। हार्ड एक्सरेज की अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ इन ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम होती है। सॉफ्ट एक्सरेज की एनर्जी कम होती है, सॉफ्ट हैं, इसलिए इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी यानी मोर देन 4 एंगस्ट्रॉम होगी। तो ये दो तरह की हो गई, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज। ठीक है। अब एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ठीक, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक लाइन डायग्राम बनाते हैं एक्सरे प्रोड्यूस करने वाली मशीन की। ठीक, और तो उससे पता चल जाएगा आपको कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं।
ये एक्सरे मशीन का एक लाइन डायग्राम है। ये टारगेट है, ये एक्सरेज निकल रही हैं। ये जो है वाटर जाता है यहाँ से ठंडा करने के लिए, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए इसका। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक, ये जो है ग्लास चैम्बर है। ठीक, ये फिलामेंट है। जिससे वो निकलता है, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। और ये थोड़ा सा ये विंडो है जहां से एक्सरेज निकलती हैं। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पे जब कैथोड फिलामेंट है और दोनों के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, तो ये एक्सरेज डिपेंड करती हैं फिलामेंट और टारगेट के बीच में। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर डिपेंड करती है इसकी एनर्जी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, उतनी ज्यादा जो कैथोड रेज निकलेंगी इस फिलामेंट से, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और
जब उनकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी तो उस एनर्जी की वजह से उतनी ही स्पीड से जाकर के ये टारगेट पर टकराएंगी। तो जितनी स्पीड से ये टारगेट से टकराएंगी तो उतना ही क्या होगी, उसकी जो एक्सरेज निकल रही है उसकी उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक, मतलब क्या है, मतलब सीधा सीधा ये है कि 1/2 mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो जो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोड्यूस करते हैं वो डिपेंड करता है इसकी एनर्जी की पर, जो जो कैथोड रेज की एनर्जी निकल रही है। ठीक है, और वो बराबर होता है एच न्यू के। एच न्यू माने एक्स रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी एनर्जी के बराबर। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब ये कैथोड रेज यहां से निकलती हैं तो कैथोड रेज जाकर के जो टारगेट है, टारगेट माने एक ऐसा मेटल जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, और हाई एटॉमिक वेट हो, ऐसे टारगेट से जाकर के जब कैथोड रेज टकराती हैं तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। और चूंकि इसका टेम्परेचर ना बढ़ पाए इसलिए इसमें से एक वाटर की करंट फ्लो होती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं मशीन के अंदर। अब एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या है? एक्सरेज की प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और कैथोड रेज दोनों से सिमिलर होती हैं। कुछ इसके कैरेक्टर जो है वो मिलते हुए कैथोड रेज से और कुछ इसके कैरेक्टर मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से या लाइट रेज से। ठीक है, तो हम एक एक करके बता देंगे, नोट करना हो आप लोग कर लीजिए, नहीं करना हो नहीं करिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, सिमिलर टू लाइट रेज। नंबर पर पहले क्या है, सिमिलर टू लाइट रेज क्या प्रॉपर्टी है इसकी? एक तो इसकी जो स्पीड होती है एक्स रेज की वो लाइट रेज के सेम होती है, यानी 3 × 10⁸ होती है, यानी ये ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, नंबर एक। नंबर दो, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक, नंबर थ्री, दे शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन्फ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये सारी चीजें जो लाइट में रेज में जो हम लोगों ने लाइट में पढ़ी थी, लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी थी? रिफ्रैक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, पोलराइजेशन पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, डिफ्रैक्शन पढ़ा था। ये सारी प्रॉपर्टीज ये एक्सरेज भी शो करती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लाइट रेज से कम होती है। लाइट रेज की वेवलेंथ कितनी होती? 4500 से लेके 7000, 4000 से लेके 7500 तक होती। लाइट रेज की वेवलेंथ कितनी होती है आपको पता है सबको? 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम होती, और इनकी होती 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसमें डिफर है। ठीक है, इसमें से ये अंतर है। और ये किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाकर के फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। किसी भी टारगेट जो ऐसे मान लो फ्लोरोसेंट प्लेट है, तो ये फ्लोरोसेंट प्लेट पे ये अपन को एक्सरे कैसे पता लगा कि ये एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं? एक्सरेज तो इनविजिबल होती हैं, तो पता कैसे चलेगा कि एक्सरे प्रोड्यूस हुई है? कहीं पर भी एक्सरेज है तो ये ऐसे पता लगेगा कि ये वहां पर जाकर के जब बीच में हम
इन फ्लोरेसेंट प्लेट रख देंगे तो वहां पे जाके प्रतिदीप्ति उत्पन्न करेंगे, यानी ये चमक उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और ये चूंकि न्यूट्रल होती हैं, माने ना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता ना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे ये डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, और इनका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक फॉर्म है। तो ये 4-5 कैरेक्टर आप लोगों को टिप्स पर याद हो गए होंगे। स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं, स्पीड लाइट की बराबर होती है, लाइट के और प्रॉप जो है कैरेक्टर शो करती हैं, जैसे जैसे पोलराइजेशन, डिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे कैरेक्टर शो करती हैं। एक्सरे से कम होती है इनकी वेवलेंथ। ठीक है, किसी भी फ्लोरेसेंट प्लेट पर जाके टकराकर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती हैं। अब नंबर दूसरा क्या होता है, प्रॉपर्टी सिमिलर टू कैथोड रेज। कैथोड रेज की सिमिलर इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अगर किसी गैसेस के थ्रू पास करती हैं तो गैस को आयोनाइज कर देती हैं। ठीक, जबकि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं गैस को आयोनाइज नहीं करती, लेकिन ये कर देती हैं। अगर किसी भी हार्ड मटेरियल को अगर इस पर डाले जाए, इन पर जैसे बॉडी पर डालें या किसी मेटल पर डालें, तो अलग अलग डेप्थ तक ये पेनिट्रेट करती हैं उसको और उसकी शैडो बनाती हैं। ठीक है, और मतलब कोई भी रास्ते में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी शैडो बनेगी। ठीक, और फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी ये इफेक्ट करती हैं। और ये किसी भी अगर उससे टकराती हैं मेटल से, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, यानी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि अगर कोई भी लाइट रेज किसी भी मेटल पर गिरता है, किसी मेटल पर गिरता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने फोटो माने लाइट और इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पिछले चैप्टर में आ चुका है, लेकिन मैंने अभी इसकी क्लास नहीं ली, तो इसलिए मैं तो बता रहा हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो माने लाइट और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो, यानी लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। माने फोटोन प्रोड्यूस, फोटोन अगर गिरे, फोटोन माने लाइट रेज, मतलब फोटोन गिरे, तो फोटोन एक्सरेज के भी हो सकते हैं। तो फोटोन अगर गिरे किसी मेटल पर, स्पेसिफिक मेटल पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये कहलाता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सरेज फोटो इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करती है। और अगर एक्सरेज या कैथोड रेज दोनों ही अगर ह्यूमन बॉडी पर ज्यादा देर तक पड़ेंगी तो वो इंजूरियस टू हेल्थ है। ठीक, तो ये हो गया। अब तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। ठीक, अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका एब्जॉर्शन ऑफ एक्सरेज, कि एब्जॉर्ब कितनी होंगी एक्सरेज। ठीक, तो अगला हम टॉपिक देखते हैं इसी का अगला।
एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज। सपोज करो अगर इंटेंसिटी एक्स रेज की आई है, और ये किसी भी सब्सटेंस के dx डेप्थ तक उसको पेनिट्रेट करती है, dx जो डेप्थ है जहां तक ये पेनिट्रेट करती है किसी मटेरियल को, तो जो पूरा का पूरा इंटेंसिटी तो एब्जॉर्ब हो नहीं जाएगी, उसका कुछ पार्ट इंटेंसिटी का एब्जॉर्ब होगा। जब ये किसी भी सब्सटेंस पर एक्सरेज गिरती हैं और उसकी इंटेंसिटी आई है, तो उसकी इंटेंसिटी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। वो पार्ट ऑफ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब सपोज करो डी आई है, ये डी आई है। तो ये डी आई जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डी आई डिपेंड करता, जो टोटल इंटेंसिटी होगी उसकी उस पे डिपेंड करेगा, और उसके डेप्थ पर भी डिपेंड करेगा। तो ये एक वो कहलाता है इसका म्यू, म्यू कहलाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इस पर को डिपेंड करता है, यानी डी आई इज इक्वल टू होगा म्यू आई इंटू डी एक्स। ठीक, काय पे डिपेंड करेगा ये, पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी एब्जॉर्ब डी आई म्यू आई इंटू डी एक्स पर डिपेंड करेगा। तो अब हम तो अब इधर से हम करेंगे डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। ठीक, जब इनको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो देखिए ये इंटीग्रेट करते हैं ऐसे, तो ये आएगा 1 अपॉन आई डी आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, तो ये 1 अपॉन आई का आएगा लॉग आई, और ये आएगा एक्स प्लस सी, म्यू तो रहेगा ही रहेगा, माइनस म्यू एक्स, 1 की जगह एक्स हो जाएगा, प्लस सी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर x इज इक्वल टू 0 रखें तो i को हम I0 कह सकते हैं। यहां से अगर x इज इक्वल टू 0 रखें तो i को
आई जीरो के बराबर रख सकते, तो एक्स जीरो रख देंगे तो यहां आ जाएगा log i इज इक्वल टू आई जीरो। क्या हो जाएगा? log i इज इक्वल टू आई जीरो। यानी log आई जीरो की वैल्यू c के बराबर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यहां पे आई जीरो के बराबर रखेंगे तो एक्स जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे आई जीरो रखेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। तो हम इधर अब थोड़ा सा इधर करते हैं, log आई माइनस म्यू एक्स प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? log आई नॉट। ठीक, तो अब इसको इधर ले आएंगे तो log आई माइनस log आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू एक्स। तो ये हो जाएगा log आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स। तो ये आ जाएगा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू एक्स। तो ये आ जाएगा ठीक। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। ये आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एक्सरेज है, और आई है वो इंसिडेंट ऑफ इमरजेंट एक्सरे है। मतलब अगर एक्स उसका दिया हुआ है कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और एक्स दी है डेप्थ जहां पर तक की वो जाती है, जहां तक की वो एक्सरे जाता है, जहां तक वो एक्सरे पेनिट्रेट करता है, तो क्या होगा? अगर एब्जॉर्प्शन वाली इंटेंसिटी दी है हमें, मतलब जो इंटेंसिटी गिर रही है उस पर वो दी है, इंसिडेंट एक्सरेज की इंटेंसिटी दी है, तो इमरजेंट एक्सरेज की इंटेंसिटी यानी आई हम उसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम अब देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी जो वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये कंटिन्यूअस होती है। जो हमने अभी आपको डायग्राम बनाया था जो ग्लास ट्यूब का, उसे कहते हैं कोलिस ट्यूब। उस कोलिस ट्यूब में एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ये जो ट्यूब बनाया था मैंने, ये कूलिस ट्यूब थी, COOLIDGE ट्यूब।
तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज की बात करें हम, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज में वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ आती, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक, और इनका को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस रहती हैं। मतलब आप समझ लें कि 1 एंगस्ट्रॉम वाली को अलग कर लें, 2 एंगस्ट्रॉम वाले को अलग कर लें, 10 एंगस्ट्रॉम वालों को अलग कर लें, तो इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, ये कंटिन्यूअस होती हैं। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम इस तरह से दो तरह का हो सकता है, एक तो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और दूसरा करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या तरह का हो सकता है? दो तरह का, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जब भी जो कैथोड रेज हैं यानी इलेक्ट्रॉन हैं, वो टारगेट जो मेटल है उस पर जाके जब गिरते हैं तो क्या करते हैं, वो किससे टकराते हैं? एटम से टकराते हैं। ठीक, तो एटम से टकराने के बाद ऐसा नहीं है कि एक बार टकरा के उसकी की पूरी एनर्जी लॉस हो गई। ऐसा बहुत कम होता है कि एक बार कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराया और उसकी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, ऐसा नहीं होता। एक बार टकराने के बाद उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी और फिर वो जाके दूसरे एटम से टकराएगा। ठीक, तो लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी से पहले वाले एटम से टकरा रहा था, उससे कम टकराएगा दूसरे वाले उससे। जो नेक्स्ट अगर उसकी जो टक्कर होगी वो कम स्पीड से होगी, कम एनर्जी बचेगी उसके पास, और फिर जो तीसरी टक्कर होगी उसकी उसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की और कम बचेगी, तो वो और कम स्पीड से टकराएगा। मतलब जैसे मान लो हम ये बताएं इस तरह से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और इससे टकराने के बाद इसने इसे अपने रास्ते से हटा दिया, तो इसको टकराने के बाद इसकी स्पीड पूरी की पूरी जो है, मान लो इसकी स्पीड थी 1/2 mv² जस्ट बिफोर कॉलिजन। इसकी एनर्जी इतनी थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जीरो नहीं हो रही है एनर्जी, टकराने के बाद कुछ एनर्जी बच रही है। तो जो कुछ एनर्जी बच रही है तो वो फिर इससे टकरा रहा है।
फिर इससे टकरा रहा है, फिर इससे टकरा रहा है। अब जब ये टक्कर क्रमागत होंगी, मतलब कंसिक्वेंटली ये टकराएगा एक दूसरे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तो इसकी एनर्जी लॉस होती जा रही है इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये टकराता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अलग करता जाता, ये क्या करता जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अलग करता जाता है। ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको समझाया। ठीक है। अब जब ये इससे टकराया पहले वाले से, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन अलग हुए तो वो उसकी एनर्जी उससे एक्सरेस प्रोड्यूस हुई, यहां भी एक्सरेस प्रोड्यूस हुई। थोड़ा हम बना दें, यहां भी एक्सरेस प्रोड्यूस हुई, यहां भी एक्सरेस प्रोड्यूस हुई, यहां भी एक्सरेस प्रोड्यूस हुई। लेकिन जो पहली टक्कर के बाद एक्सरेस प्रोड्यूस होंगी, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी उनकी वेवलेंथ कम होगी। और फिर जैसे जैसे नेक्स्ट टक्कर होती जाएंगी, उनकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, माने λ3, λ2, λ1। ठीक। क्योंकि ये जो पहले इलेक्ट्रॉन टकराया था वो ज्यादा एनर्जी से टकराया था, तो उससे जो एक्सरेज निकली थी वो कैसी निकली थी, वो हार्ड एक्सरेज, जो हम हार्ड और सॉफ्ट एक्सरेज की बात कर रहे थे, तो वो समझ लो वो हार्ड एक्सरेज निकली थी, ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज निकली थी। और फिर जब नेक्स्ट उससे टकराया एटम से, तो वो कम एनर्जी वाली एक्सरेज निकली। फिर नेक्स्ट उससे टकराया एटम से, तो वो जब तक आपकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की जीरो नहीं होती हो जाएगी, तब तक वो अगले एटम से टकराता जाएगा, सक्सेसिव एटम से, और उससे एक्सरेज प्रोड्यूस होती जाएंगी। लेकिन जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी वो उनकी एनर्जी क्रमागत घटती जाएगी। मतलब पहली टक्कर के बाद जो एक्सरेज मिली थी उनकी वेवलेंथ कम थी, उसके बाद उसकी वेवलेंथ कम थी, उसके बाद नेक्स्ट वाले की वेवलेंथ जो एक्सरे निकली वो ज्यादा थी उसकी, और नेक्स्ट वाले की वेवलेंथ और ज्यादा थी। तो ये, लेकिन इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये वो ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस वो था इसका। ठीक। कंटिन्यूअसली ये निकलता है स्पेक्ट्रम। ठीक। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ अपन कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ हम ऐसे निकालेंगे कि ये देखिए, ये वोल्ट, ये दोनों के बीच में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आके इससे टकराएगा उसकी एनर्जी उस समय होगी वी, इलेक्ट कैथोड की। तो वी होगी, तो उससे वो किसके बराबर होगी, वो एस सी लेमडा मिनिमम के बराबर होगी। ठीक। क्योंकि पहली बार जो टकरा रहा है उसकी कितनी हो रही, उसकी क्या हो रही, उसकी कितनी हो रही, वो कम वेवलेंथ की एक्सरेज निकलेंगी। ये कंडीशन कब हम लेके चलेंगे, v इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा मिनिमम, जबकि एक सिंगल कॉलिजन के बाद उसकी पूरी की पूरी एनर्जी लॉस हो जाए, तब ये वाली कंडीशन होगी। ये वाली कंडीशन इस कंडीशन में नहीं होगी, ये वाली कंडीशन इस कंडीशन में नहीं होगी, ये वाली कंडीशन इस कंडीशन में होगी कि ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन आया,
इससे टकराया, पूरी एनर्जी इसकी लॉस हो गई। टोटल एनर्जी इसका मान लो यहां इसका वोल्टेज, इसकी एनर्जी इतनी थी, इससे टकराया, टोटल लॉस हो गई। तो इससे जो एक्सरेज निकलेंगी उसके बराबर हो गई, माने वी इज इक्वल टू एस सी लैम्डा। और इस समय सबसे पहली वाली निकल रही है तो मिनिमम निकलेगी, तो इससे लैम्डा मिनिमम हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे या म्यू मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एस सी अपॉन वी ई। ठीक, इसको पूरा अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाता, हम पहले पढ़ चुके, अपॉन वोल्ट, यह वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हम इसके एच मिनिमम ये कैलकुलेट कर लेंगे, एच मिनिमम भी कैलकुलेट कर लेंगे, और एच न्यू से अगर कैलकुलेट करना तो इससे एनर्जी वो भी आ जाएगी, माने एच म्यू मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर लेंगे वीई से। ठीक, अब दूसरा आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। करेक्टरिस्टिक्स कैसे हम देखेंगे? करेक्टरिस्टिक दे देखेंगे कि जो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है उसके बीच में जो है कुछ डिस्टिंक्ट बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसीज के। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्रॉस्ड ओवर बाय डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता वो डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस के द्वारा क्रॉस्ड होता है, और ये डिपेंड करती है टारगेट जो जिससे टकरा के ये एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं उस टारगेट पे डिपेंड करता है ये करेक्टरिस्टिक। ठीक, माने जिस मेटल से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उस मेटल्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है ये करेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो एक्सरेज प्रोड्यूस किस वजह से होती हैं? एक्सरे प्रोड्यूस इसलिए होती कि कि जो कोई भी एटम होता है, एटम के चारों तरफ क्या होती?
तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, ये सेल्स हैं, ठीक। इसको हम नाम देंगे कि, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, एल एम, ठीक। ये सीरीज, ये सेल्स हैं, ये हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, के एल एम सेल्स होती, ठीक। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे टकराती हैं, तो क्या होगा, जब इन इलेक्ट्रॉन को टकराएंगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे टकराएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपने बाहरी कक्षा से निकल करके काय पे आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक। ग्राउंड स्टेट माने n=1 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सपोज करो कोई कैथोड रेज आई, टाइम इसलिए लग रहा, मैं बहुत एक एक चीज डिटेल में समझा के चल रहा हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। एक ये के सेल का है, एक ये एल सेल का है, एक ये एम सेल का है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, एक हमारी कैथोड रेज आके टकराई, अरे यार, ये कैथोड रेज आके टकराई इससे, ठीक है। ये हमारी कैथोड रेज है, इलेक्ट्रॉन्स ही है एक तरह से, ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आके और इससे टकराया इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से बाहर निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, ये क्या हुआ, ये वाला निकल के ये बाहर चला गया। जब ये बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह खाली जगह प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये खाली जगह प्रोड्यूस हो जाएगी तो इस पर इसमें क्या होगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा इसकी जगह, फिर इसकी जगह ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो हमें पता है, जब बाहर वाली
हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उससे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, एक्सरेज उससे प्रोड्यूस होंगी। तो ये एक्सरेज जो प्रोड्यूस होंगी वो कहलाएंगी के सीरीज की एक्सरेज। क्या कहलाएंगी ये? के सीरीज की एक्सरेज कहलाएंगी। ठीक, आपको क्लियर हो गया? मतलब जब भी कोई है इलेक्ट्रॉन, जो हमने यहां पे समझाया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला फिलामेंट से और इस टारगेट पे जाके टकराया, तो टारगेट पे जाके एटम से टकराया, एटम से टकराया के तो एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने जगह से हटा दिया, और जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटा गया तो उस जगह को भरने के लिए ऊपर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया। तो जब ऊपर वाली सेल का इलेक्ट्रॉन नीचे वाली सेल पे एंटर करेगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ, इन दी फॉर्म ऑफ एक्सरेज निकलती है। तो वो जो इन दी फॉर्म ऑफ एक्सरे जो निकलती है वो कहलाएगा के सीरीज का। अब अगर जस्ट ऊपर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन आके उस जगह को भरता है तो वो कहलाएगा के अल्फा। देखिए हम ये समझा दें यहाँ पे, ये है के सेल, ये है एल, ये है एम, ये है एन, ये है ओ। तो अगर यहां के का हटा है और के का एल से आया, एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है। तो ये अलग अलग कहलाएंगी एक्सरेज। ये कहलाएगी के अल्फा, ये कहलाएगी के बीटा, ये कहलाएगी के गामा। ठीक है, और इनकी जो एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक, जो एक्सरेज निकलेंगी वो किसके बराबर होगी? इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होंगी। तो इस तरह से ये के सीरीज की एक्सरेज निकलती हैं। ठीक, अब अगर मान लो एल दूसरी वाले उससे हटा जे, एल से हमने इलेक्ट्रॉन हट गया, ठीक है, अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन हट गया एल से, तो एम से भी आ सकता है, एन से भी आ सकता है, ओ से भी आ सकता है, तो उसका फिर वो कहलाएगा एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। मान लो इलेक्ट्रॉन एल से हट गया, तो ऊपर वाले उसका इलेक्ट्रॉन आके फिल करेगा, तो ये कहलाएगा एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। ठीक है, इसी तरह से अगर एम से हट गया तो एन से भी आ सकता, ओ से भी आ सकता, तो एम अल्फा एल बीटा कहलाएगा। तो इस तरह से के एल एम सीरीज ये निकलती हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते। ठीक, इसके बाद तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया कि किस तरह से
एक्स रेज में के अल्फा, के बीटा, के गामा सीरीज निकलती हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है मोजलेस लॉ। मोजले ने ये बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्स रेज की और जो टारगेट सेल है, टारगेट है जो टारगेट जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, उस एटम का एटॉमिक नंबर अगर देखें तो उनके बीच में अगर अलग अलग मतलब टारगेट लेके और एक्स रेज प्रोड्यूस करें, कैथोड रेज एक ही एनर्जी की रहे, सेम एनर्जी की कैथोड रेज रहे, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, वीई सेम रहे, लेकिन इसका ये बता हम मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मोजले ने क्या बताया था। चलो आगे देखते हैं। मोसिले लॉ। मोसले लॉ क्या कहलाता है? मोसले लॉ ये कहलाता है कि ये जो फिलामेंट के और टारगेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम सेम रखते हैं, लेकिन ये जो टारगेट है इसका मटेरियल ये जो टारगेट है इसका मटेरियल हम चेंज कर देते हैं, इसका मेटल चेंज करते रहते हैं बार बार। ठीक, और फिर एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, उसकी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो उनको फिर उन्होंने जो मोजले थे उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उनका एटम्स का एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन निकाला। तो वो रिलेशन में एक सीधी लाइन प्राप्त हुई। ठीक, तो इससे क्या था, जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी, जो मेंडलीव्स का लॉ था, पीरियोडिक लॉ था, वो उसको इन्होंने चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये था कि जो पीरियोडिकली अरेंज कर सकते हैं हम किसी भी अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पीरियोडिकली उनमें सिमिलरिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो वो बात इन्होंने गलत सिद्ध कर दी, क्योंकि इससे ये प्रूव हो गया कि इनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इनमें सिमिलरिटी नहीं होती है, इनमें सिमिलरिटी एटॉमिक नंबर के उससे होती। क्योंकि क्या होता था, क्या इन्होंने सिर्फ प्रूव किया कि जब उन्होंने सेम इलेक्ट्रो कैथोड रेज डाली उनके ऊपर, तो जो उनसे एक्सरेज प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही थी, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी उसके एटॉमिक नंबर पर। मतलब ये था कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी डेल्टा एफ, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जेड माइनस बी का। जेड का क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, बी एक कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको जब हम हटाते थे डेल्टा एफ को की जगह प्रोपोर्शनल को, तो ये के आता था, जेड माइनस बी। तो ये क्या, अगर इसके बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया,
तो ये सीधी लाइन प्राप्त हुई। ये सपोज करो ये के अल्फा है, ये के बीटा है, दो तरह की जो निकलती हैं। तो ये मोजले ने ये प्लॉट किया, तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर उन्होंने एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरह की सीधी लाइन प्राप्त हुई, ठीक है। और अगर उन्होंने एटॉमिक वेट और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट किया तो कोई भी उसमें वो नहीं मिला, संबंध नहीं मिला, कोई भी ग्राफ सीधी लाइन, इसमें तो सीधी लाइन मिली थी, उसमें कोई वो सीधी लाइन नहीं मिली। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो एटम्स एलिमेंट्स होते पीरियोडिक टेबल में वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हैं, ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो ये मोजले ने लॉ दिया था, और ये एक्सरे से ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंडिंग निकाली थी कि उसका फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट उसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहां -b इसलिए कर दिया था कि b एक कांस्टेंट था, ठीक। तो यहां से जो z की वैल्यू होती है, सॉरी k की वैल्यू होती है b = 1 के लिए 2.48 × 10⁻15 होती है, ठीक। किसके लिए? के अल्फा एक्सरेस के लिए। और f की वैल्यू कितनी होती? 2.48 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक। जब b = 1 हो। तो इससे ये प्रूव हो गया। तो हम अपना लेक्चर अब यहीं खत्म करते हैं। जो इसका पार्ट रह गया है थोड़ा सा, वो एक तो इसमें मरकरी वेपर स्टील लैंप है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सन स्पेक्ट्रम है, और बाकी पढ़ने का है कि एक्सरेज के क्या क्या यूज हैं, जैसे सीटी स्कैन में यूज है, जो आंखों का रेडियल केराटोटॉमी की जाती है। किसी की अगर आंखें में विजन प्रॉब्लम होती है तो उसके जो होता रेक्टस मसल उसको काट करके लेजर क्या मतलब इसी से एक्सरे के थ्रू, और उसको सही करती करेक्शन कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर सही कर देते, तो वो उसमें यूज होता है। सीटी स्कैन में यूज होता, किसी भी माइनिंग वगैरह में धरती के अंदर कहाँ पर ओर्स वगैरह है, माइंस है, वहां पे पता लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसका, एक्सरेज का। और पॉइंट वाइन स्ट्रेन्स को रिमूव करने में भी कर सकते हैं, कैंसर थेरेपी में भी इसका यूज कर सकते हैं, होलोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं इसका। तो इसके अलग अलग यूजेस हैं, वो केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं आप लोग। एक आध थोड़ा सा चैप्टर बचा है, वो हम कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।